हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले 21वीं सदी का समय है नॉर्थ ईस्ट का। मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर दी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, मैं हूं साथ। मणिपुर के सभी संगठन शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर पूरे करें सपने। पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आज से देश के रेलवे मानचित्र पर होगा जोर। पिछली सरकारों पर पूर्वोत्तर की अनदेखी करने का लगाया आरोप। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में भी होंगे शामिल। असम में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दरांग में कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। खेल की खबरों में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची हांगकांग ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन खेल रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, आईटी एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन शामिल है। पीएम ने 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित एमा मार्केट पहल का भी शुभारंभ किया। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है। मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल में लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद किया और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया।
और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में भी लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर भी लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भी जो चूड़ाचांदपुर है वहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों से मुलाकात की। एक बच्ची ने उन्हें तस्वीर भी भेंट की और दिखाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भी लोगों के साथ संवाद करते हैं और बच्चों के साथ खासतौर पर खुले दिल से उनकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सहज और सरल भाव के साथ। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में से 3600 करोड़ रुपए से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 2500 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं, मणिपुर इंफोटेक विकास परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी पहल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्षेत्र में संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर को शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि शांति की स्थापना के लिए केंद्र सरकार मणिपुर सरकार का सहयोग करती रहेगी। मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। और वहीं मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचे प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए स्थानीय छात्र स्वतः ही सड़क पर आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री का तिरंगा हाथों में लिए स्वागत किया। तो मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया है।
और इम्फाल में प्रधानमंत्री का रोड शो है, उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ इम्फाल में प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है, यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री के अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तिरंगा हाथों में लिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इम्फाल में प्रधानमंत्री का रोड शो। तो इम्फाल में भी प्रधानमंत्री का रोड शो आपने देखा, जहां पर हाथों में तिरंगा लिए वहां की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री वहां मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों से भी मिले।
प्रधानमंत्री जब इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे तब भारी बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि चूड़ाचांदपुर तक हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। सड़क मार्ग से वहां की दूरी लगभग 1.5 घंटे की है। प्रधानमंत्री ने भारी बारिश के बावजूद निर्णय लिया कि वो चूड़ाचांदपुर में लोगों के बीच पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, भले ही इसमें कितना ही समय लगे। प्रधानमंत्री ने खराब मौसम को रुकावट नहीं बनने दिया और चूड़ाचांदपुर पहुंचे, जहां लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के दौरान भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर जाने के निर्णय को मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने साहसिक कदम बताया। बीरेन सिंह ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाता है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर गए। हमने पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने मणिपुर के प्रति इतना गहरा स्नेह दिखाया हो। बारिश होने से भी इतना खराब बारिश हुआ है, बहुत चूड़ाचांदपुर है नहीं, पर फिर भी आप सब ने देखा है कि कितना क्राउड आया है, कितना मोदी जी का असम में मोदी जी का प्यार और अपने भाजपा का प्यार मणिपुर से देखिए। अभी कांगड़ा पूरा फुल हो गया और चूड़ाचांदपुर में भी अभी पूरा पब्लिक गैदरिंग है। तो मोदी जी ने यहाँ आके वेदर की वजह से खुद इम्फाल एयरपोर्ट से चूड़ाचांदपुर को बाय रोड किया है। ऐसा ही कभी नहीं देखा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर को विकास का बड़ा उपहार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 से सत्ता में आने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत की तरक्की का द्वार है एवं लगातार 11 वर्ष नॉर्थ ईस्ट में विकास की ओर तेजी से बढ़ाया है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों का जाल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इतने बड़े कार्य वहां किए हैं कि आज नॉर्थ ईस्ट का विकास स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले वोट बैंक की राजनीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा, लेकिन केंद्र सरकार के पिछले 11 वर्षों के निरंतर प्रयासों से ये क्षेत्र आज देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये क्षेत्र देश की आर्थिक व्यवस्था को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे पहली बार मिजोरम की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। सीधे रेल संपर्क की वजह से इस इलाके के लोगों को सुरक्षित और किफायती यातायात का विकल्प उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी प्रकार की संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से देश की राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को नजरअंदाज किया है। For a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने लोंगतलाई सिहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल की आधारशिला भी रखी।
पीएम मोदी ने इस मौके पर अभी हाल ही में की गई नई जीएसटी व्यवस्था की घोषणा का जिक्र किया और कहा इससे कीमतों में भारी गिरावट आएगी। Next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap, and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे में मिजोरम की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रेल कनेक्टिविटी मिल जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक न सिर्फ मिजोरम के लोगों की पहुंच होगी, बल्कि वो दिल्ली, कोलकाता, पटना से भी सीधे जुड़कर अपने व्यापार और पर्यटन उद्योग को बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में भैरबी सेरांग रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया। ये रेल परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच कई सुरंगों और पुलों से गुजरती हुई ये ट्रेन देश की बेहतर इंजीनियरिंग और तकनीक का नतीजा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य की कनेक्टिविटी को और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रूपनगर के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने रूपनगर के गांव शाहपुर बेला में बाढ़ से खराब हुई फसलों का भी मुआयना किया और लोगों से बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ स्थानीय लोगों ने उनसे खुलकर अपनी बात कही, अपनी तकलीफें साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है और पंजाब के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में आयोजित एक मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज की यादें भुलाई नहीं जा सकती। जंगलराज में केवल लूट, अपहरण और हत्याएं होती थी। इस दौरान बिहार में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद। इसने बिहार को ग्रसित कर दिया, जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया, नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। अगर मैं लालू यादव की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका स्टेटमेंट क्या था? रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, रोड नहीं है तो पुलिस के बगैर हो तो ठीक हो। और वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो कांग्रेस की गंदी सोच और उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य माता जी जो देवलोक में है, जिन्होंने 100 साल में अपनी अंतिम सांस ली,
उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द उनके मंच से बोला जाना और बोले जाने के बाद आज दिन तक उस नेतृत्व के द्वारा इस पर कहीं भी कोई रिग्रेट ना आना, ये इनके कैरेक्टर को बताता है कि नहीं बताता है। और कल जो कांग्रेस का वीडियो आया है वो इस बात का प्रमाण है कि ये आपकी सोच थी। इस तरीके की गंदी सोच आप रखने वाले आज भी आप राजनीति में इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और एम्स नई दिल्ली के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक एआई और आईओटी आधारित इंडोर नेविगेशन सिस्टम है जो मरीजों और विजिटर्स के साथ साथ अस्पताल स्टाफ के लिए सहज, त्वरित और तनाव मुक्त मार्गदर्शन तय करेगा। इस एप्लीकेशन के जरिए उपयोगकर्ता ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, बिलिंग काउंटर या किसी भी विभाग तक बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुंच सकते हैं। एम्स दिशा डिजिटल भारत के अंतर्गत विकसित एक स्वदेशी ऐप है। एम्स दिशा के साथ आप आसानी से अपने गंतव्य जैसे कि ओपीडी, आपातकालीन कक्ष या प्रयोगशाला तक का सबसे नजदीकी मार्ग खोजें, नियुक्तियों पर समय से पहुंचें, अस्पताल की सेवाओं, खुलने और बंद होने के समय की जानकारी प्राप्त करें, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में नेविगेशन प्राप्त करें। एम्स दिशा बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, चाहे बेसमेंट में हो या लिफ्ट में, चाहे आप मरीज हो, अतिथि हो, एम्स दिशा आपके लिए बनाया गया है। ये समय, मेहनत और चिंता बचाता है। तो देर किस बात की? आज ही एम्स दिशा ऐप डाउनलोड करें और अस्पताल में हर कदम पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का फैसला लिया है। इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय में तय किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार, जहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, उसे छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर एसआईआर के लिए जरूरी तैयारी करने के लिए कहा। आयोग ने बताया कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जून 2026 को क्वालिफाइंग तारीख तय की गई है। इसके तहत तैयारियों के समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जानकारी अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर उस याचिका के जवाब में दी। अश्वनी उपाध्याय ने मांग की कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में नियमित अंतराल पर एसआईआर करवाए। निर्वाचन आयोग की ओर से देश भर में मतदाता सूचियों के बिहार जैसे विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी के बीच केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि 20 सितंबर को राज्य के राजनीतिक दलों के साथ वो एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए एक बैठक करने वाले हैं, जहां एसआईआर को लेकर शामिल चरणों और प्रक्रियाओं के बारे में राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी। We expect that the special intensive revision will be announced anytime soon. The schedule will be announced anytime soon. And as part of this SIR, we had already undertaken some preparedness activities in the state of Kerala. So we have digitized all the records. We have put it in a searchable format on our website. We have trained our election machinery. We have ensured that all the requirements for undertaking a SIR in Kerala is already prepared. So we have taken all the steps to ensure that we are ready, and we are looking forward for the schedule. And as part of this, we are also having a meeting with the political parties on the 20th of this month, where we will explain the steps involved and the processes involved. तेलंगाना में नक्सली संगठन को फिर एक बार बड़ा झटका लगा। कुख्यात नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी सुजाता ने 43 साल तक भूमिगत जीवन जीने के बाद तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। मूल रूप से जोगुलंबा गढ़वाल जिले की रहने वाली सुजाता छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर और बीजापुर जिलों में वर्षों तक सक्रिय रही। उस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
सुजाता का पति नक्सली कमांडर किशनजी 2011 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मुठभेड़ में मारा गया था। सुजाता नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी की मेंबर है। वो लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कई नक्सली वारदातों में सक्रिय रही। सुजाता के सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री असम को कई विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वो गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। असम सरकार ने डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का साल भर चलने वाला समारोह 8 सितंबर को पूरे राज्य में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू किया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका के आज होने वाले जन्म शताब्दी समारोह के दौरान 1200 से ज्यादा कलाकार अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और सामूहिक रूप से भूपेन हजारिका के 14 सदाबहार गीतों को 18 मिनट से ज्यादा समय तक गाएंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका 100वीं जयंती का जब प्रोग्राम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेगा। उसके सामने हम लोग एक गाना रेडी किया हुआ है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ये चुने हुए 14 गाना है। उस गाने को हम लोग करीब 1000 से भी ऊपर आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का 100 साल का जो जन्म जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से असम सरकार एक महोत्सव करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे गिने चुने असम के जो स्टार परफॉर्मर्स है, सिंगर्स है, सब लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं असम से। लाइक गवर्नमेंट, हम लोग के असम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है ये जो इवेंट है। ये हम लोग के जो भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका का उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो अभी हम लोग 1000 से ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं सिंगर्स गाना गाने के लिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा भूपेन हजारिका की जीवनी का भी विमोचन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में प्रकाशित होगी। इस जीवनी को कुल 20 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भूपेन हजारिका के सम्मान में उनकी छवि वाला 100 रुपए का सिक्का जारी किया है और वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिक्के का आधिकारिक अनावरण करेंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में जहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन करेंगे या फिर शिलान्यास, तो वहीं दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में भी वे शिरकत करेंगे। इस समारोह में हजारों कलाकार डॉक्टर हजारिका को याद करेंगे, उनके गीतों को गाकर। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और आइए बात करते हैं जीएसटी सुधारों से जुड़ी हुई। तो भारत सरकार ने हाल ही में कई खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों पर से जीएसटी हटा दिया। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों को पर जो जीएसटी था उसे घटाकर 5% की श्रेणी में रखा हुआ है। ये जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं और इस बदलाव से देश भर के लाखों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे आम लोग सहित दुकानदार भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 22 सितंबर से शुरू होने वाले नए जीएसटी सुधारों में अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी यूएचटी, दूध, छेना और पनीर जैसी जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। वहीं रोटी, पराठा, खाखरा, कुलचा और चपाती जैसी रोजमर्रा से जुड़ी रसोई की वस्तुओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ड्राई फ्रूट, प्रीपेड नमकीन और कुछ अन्य खाद्य उत्पादों को 5% की दर में रखा गया है। जीएसटी में की गई इस भारी कटौती से लोग बेहद खुश हैं।
इससे जो है जनता बहुत खुश है। और जो आने वाले त्यौहार हैं इसमें भी जीएसटी का जैसे देखा गया तो मिठाइयों वगैरह में काफ़ी मतलब हर व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। मैं चाहूँगा एक सराहनीय काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दिवाली का एक तोहफा ही लोगों को समझ लीजिए। जो लोग सोचते नहीं थे आज वो तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले दे दिया। 13% की कटौती हुई है बटर घी वगैरह पे। डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गए। कई आइटम नमकीन वगैरह जो है 15 या 18% से 12% हो गई हैं, कई 5% हो गई हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। बहुत हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो ये गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह घटाए हैं, इस टैक्स से गवर्नमेंट लोगों को भी फ़ायदा है और हम शॉपकीपर को फ़ायदा है, क्योंकि इससे रेट कईयों में तो टैक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है और कईयों पे 5% तक टैक्स रह गया है, तो इससे आमदनी का फ़ायदा है। मैं ये ड्राई फ्रूट की सेल में फ़र्क पड़ेगा इससे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12% से 5% में लाए हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ इस बात का। इससे हमारी सेल पे फ़र्क पड़ेगा, ग्राहक की जेब पे फ़र्क पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी स्टेशनरी उत्पाद जैसे पेंसिल, नोटबुक और कॉपियां, इन पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मोदी जी ने टैक्स में दिया है, नील किया है। काफ़ी आइटमें हैं जिससे कि काफ़ी हमें मतलब आसानी हो जाएगी सामान बेचने में और काफ़ी प्राइस घटेंगे और काफ़ी गरीब बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने पढ़ाई की बहुत सी आइटमों पे जीएसटी कम किया है। इससे गरीब बच्चों को पढ़ाई में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इस फैसले से आम लोगों के लिए रसोई और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को आसान बना दिया गया है। सरकार के इस फैसले से त्योहार से पहले देश भर के करोड़ों परिवारों और उद्योगों को सीधी राहत मिलेगी। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। नई जीएसटी दरों में कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर और अन्य स्टेशनरी सामान पर टैक्स शून्य कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई पर आने वाले खर्च में अब कमी आएगी और वहीं स्टेशनरी व्यापारियों का मानना है कि सरकार की छूट के बाद लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। तो सर, इस बार जो सरकार ने फ़ायदा दिया है उसमें हमारे कॉपियों के ऊपर, पेंसिल्स के ऊपर, रबड़ के ऊपर बिल्कुल जीरो जीएसटी हो चुका है। जो 18 था वो बिल्कुल फ्री कर दिया, तो उससे रेटों में भी फ़र्क आएगा और जो हमारे ग्राहक है उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा। तो और बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि जो अभी बोझ बढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे फीस वगैरह का और इनका आइटमों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिलेगा। जो एक्सरसाइज नोटबुक इन्होंने फ्री करी है, ये भी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सरकार का एग्रेसिव कदम है। और जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा की कई जो जरूरी सामान है उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्किट से लेकर कपड़े तक के दाम कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। नवरात्रा का सीजन चालू होने वाला है। 10 दिन बाद नवरात्रा आएगी, उसके बाद फिर दिवाली का इतना बड़ा त्योहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे समय में जीएसटी की दरें 5% जो घरेलू सामान्य आइटम है उस पर कम करना, और सामान्य की बात करूं मैं, जो ऊपर के आइटम है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब पे आज 18% जो जीएसटी कम कर दिया गया है। वास्तव में इससे पूरा देश खुशहाल होगा। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि खाद्य की चीज़ें, खाद्य तो सब फ्री हैं, फ्री कर दी हैं गवर्नमेंट ने। और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं भी, जैसे तेल है, तेल पे अभी 5% है और दूसरी चीज़ें हैं उन पे भी 5% है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के अगर ये सोचा जाए कि एक गृहिणी जो अपना महीने का जो बजट बनाती थी उसमें करीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम भी नहीं तो 10-12% का उसको एक तरह से इजाफा मिलेगा। दिवाली से पहले ही हमारे लिए दिवाली लेकर आ रही है। हमारे घर का बजट जो कि अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस जीएसटी के कम होने से हमारे बजट में काफ़ी फर्क। आम उपभोक्ता की चीज़ है, खासकर चाहे वो मेडिसन हो, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो आम आइटमें हो, चाहे ऑटोमोबाइल में जो 28 से 18% आई है, वो भी एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत है और उनको एक अच्छा बेनिफिट, और घर खर्च के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा पर्स के अंदर पैसा हो गया है जो वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को उससे पूरा कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया था कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनकी पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिलहाल इन पर अभी 18% के दर पर जीएसटी लगता है,
डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने जीवन बीमा पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी कटौती और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कैलाश हॉस्पिटल के ग्रुप निदेशक डॉक्टर पल्लवी शर्मा से विशेष बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। जीएसटी की नई दरों में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी 0% कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, जो ग्रुप डायरेक्टर हैं कैलाश हॉस्पिटल की। मैम, किस तरह देखते हैं आप नई दरों को? ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो सरकार द्वारा लिया गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि जन जन के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, उन्होंने ये जनता को एक तरीके से एक उपहार ही दिया है। जैसे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आपको दिवाली पर मैं दूंगा, उन्होंने पहले ही नवरात्रों पर उसका बेनिफिट जो है वो दे दिया गया है। मेडिकल में जो डिवाइसेस चाहिए आपको, एम्बुलेंस ले लीजिए, व्हीलचेयर पे कॉस्ट ले लीजिए, या जैसे इंश्योरेंस के माध्यम से आपने बोला, तो इंश्योरेंस एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति डरता है इंश्योरेंस लेने से, क्योंकि वो सोचता है कि अरे ये तो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उस व्यक्ति को उन्होंने उस रेंज में कवर कर लिया कि अब वो व्यक्ति सोच सकता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता मुझे ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे हेल्थ अपनी उस कवरेज लेनी पड़े, इंश्योरेंस का यूटिलाइजेशन करना पड़े, तो वो उसमें कवरेज में आ गया। तो अगर कभी भी उसको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें ले सकता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, दोनों में ही ये रियायत दी गई है कि उसमें से जीएसटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। हेल्थ पॉलिसी की बात की जाए तो अब लोग कितना और ज़्यादा ले सकें, क्योंकि जो गरीबी रेखा वाले हैं उन्हें तो आयुष्मान के दायरे में ले आए, अब मध्यम वर्गीय। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वो आमतौर पे सैलरीड व्यक्ति होता है, तो उसको उसके जेब का खर्च जो है वो उसकी सैलरी का डिवीजन होता है। कि जैसे अब आपने देखा होगा कि मेजर 6 सेक्टर्स में उन्होंने चेंज किए, तो वो सारे 6 सेक्टर इतने सोच समझ के चुने गए हैं जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का डे टू डे कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये थी डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो बता रही थी कि किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खास तौर पर जीवन बीमा को लेकर जिस तरह से जीएसटी 0% की गई है, उसका फायदा आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। भारत सरकार ने हाल ही में कई जरूरी और अधिक इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य रोजमर्रा के उत्पादों को सस्ता बनाकर उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देना है। कई चीजों पर टैक्स घटाकर शून्य कर दिया गया और इस बदलाव से देश भर के लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि जरूरी सामान पर उनका खर्च का बोझ कम हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को तोहफा देते हुए जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा की। जीएसटी दरों में कटौती कमोबेश उपभोग के हर वस्तु पर किया गया। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। हालांकि केंद्र सरकार के जिस फैसले ने लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया वो है कई वस्तुओं पर शून्य जीएसटी। उपभोगी वस्तुओं पर शून्य जीएसटी होने से लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को, जिन्होंने आज गृहिणियों के लिए इतना बड़ा अच्छा काम किया है। जीएसटी घटाकर हमारे गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। नई जीएसटी दरों पर एक नजर डालें तो अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना और पनीर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया जाता था। इसके अलावा रोटी, पराठा, खाखरा, कुलचा और चपाती को भी टैक्स से मुक्त कर दिया गया। वहीं शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों और स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाओं को भी टैक्स से मुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को भी जीएसटी दर से मुक्त करने की घोषणा की गई। नए जीएसटी दरों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी जीएसटी से अलग रखा गया है। अब से इन दवाओं पर 0% जीएसटी लगेगा। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बैग्स, टिफिन बैग्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में बच्चे के इस्तेमाल होती हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत सारे आइटम और भी ऐसे जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बट वो सब भी ऐसे हैं, उसका भी बेनिफिट मेरे ख्याल से भारत सरकार ने जो दिया है आम बच्चे को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के जीएसटी संबंधित जनहित निर्णय के बाद अब 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वहीं अब से अधिकांश वस्तुएं केवल 5% या 18% की स्लैब में रहेंगी। केंद्र सरकार के फैसले से न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि कारोबारियों को भी लाभ होगा। अब कारोबारियों के लिए पंजीकरण और रिटर्न भरना भी काफी आसान हो जाएगा। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इस फैसले ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की राह को आसान बना दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां नए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 5 मार्च 2026 तय की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। ये शुक्रवार रात 11 बजे से प्रभावी हो गया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधि सभा के अगले चुनाव की तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई। कई दिनों तक जेनजी प्रदर्शनकारियों, नेताओं, राष्ट्रपति पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखिरकार कल देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी। सुशीला कार्की ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आम चुनाव का प्रस्ताव रखा है। म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत में सेना के हवाई हमले में कम से कम 19 छात्रों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा घायल। अराकान आर्मी और राहत एजेंसियों के अनुसार हमला काउताऊ टाउनशिप के 2 निजी आवासीय स्कूलों पर शनिवार देर रात किया गया, जब छात्र सो रहे थे। पढ़ने वाले छात्रों की उम्र 15 से 21 वर्ष के बीच बताई गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार अराकान आर्मी के दावे वाले इलाके में स्थित स्कूलों पर सेना के युद्धक विमान ने 500 पाउंड के बम गिराए, जिससे भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास के कई घर भी ध्वस्त। यूनिसेफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे निर्दयी हमला बताया और कहा कि चल रहे संघर्ष में बच्चे और नागरिक सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। म्यांमार सेना पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से मिजोरम में रेलवे लाइन का शुभारंभ हो पाया है। उन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत बताया। हमारे सहयोगी राजेश राज ने आइजॉल में अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी मिजोरम की राजधानी आइजॉल में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रेल मंत्री हमारे साथ हैं। वैसे साहब, मिजोरम जो है कहा जाता है कि रेलवे लाइन नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन से कनेक्ट किया। क्या पहले आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के इस सुंदर प्रदेश मिजोरम को रेलवे के साथ जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमिटमेंट के कारण, उनके फोकस के कारण, उनके मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के कारण आज मिजोरम डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। आज 3 गाड़ियाँ शुरू हुई है। दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस आइजॉल से, सेकेंड गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस जो कि डेली चलेगी, तीसरा कोलकाता के लिए कोलकाता मिजोरम एक्सप्रेस। इससे मिजोरम के सभी नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। एक तरीके से एक नई लाइफलाइन बन गई है। सीमेंट, स्टील बाहर से लाना आसान होगा। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको देश भर में ले जाना आसान होगा। क्या गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था जल्दी ही, परसों से गुड्स ट्रेन चलेगी। आजादी के 78 साल बाद रेलवे लाइन का तोहफा मिला है। मोदी जी ने जिस तरह से एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की है, उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खुला। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खोला है, उससे मिजोरम को सबसे बड़ा लाभ मिला है और मिजोरम अब रेल लाइन से कनेक्ट हो गई है। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले वोट बैंक की राजनीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा, लेकिन केंद्र सरकार के पिछले 11 वर्षों के निरंतर प्रयासों से ये क्षेत्र आज देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे पहली बार मिजोरम की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। सीधे रेल संपर्क की वजह से इस इलाके के लोगों को सुरक्षित और किफायती यातायात का विकल्प उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी प्रकार की संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से देश की राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को नजरअंदाज किया है। For a long time, some political parties in our country practiced vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने लॉन्ग तलाई सिहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर अभी हाल ही में की गई नई जीएसटी व्यवस्था की घोषणा का जिक्र किया और कहा इससे कीमतों में भारी गिरावट आएगी। Next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे में मिजोरम की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रेल कनेक्टिविटी मिल जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक न सिर्फ मिजोरम के लोगों की पहुंच होगी, बल्कि वो दिल्ली, कोलकाता, पटना से भी सीधे जुड़कर अपने व्यापार और पर्यटन उद्योग को बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, आईटी, एसीजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन शामिल है। पीएम ने 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित एमा मार्केट पहल का भी शुभारंभ किया। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य और इंफ्रा से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है
मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये विकास परियोजनाएं मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा देंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मणिपुर के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न कहा। हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर के वीर जवानों के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में शांति स्थिरता की स्थापना को प्राथमिकता बताया। मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने हिंसा की आंच सही है वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर में संभावनाओं की कमी रही है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नेपाल के घटनाक्रम का भी जिक्र किया। भारत नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति समृद्धि की कामना की है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना
महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कई अहम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जितनी पूर्वोत्तर भारत की यात्राएं की उतनी तो उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 2047 तक देश के कोने कोने को विकसित करने का संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज़्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में एक संदेश है कि हमारे लिए देश का कोना कोना 2047 के पहले डेवलप कर देना है, और उस यात्रा पे आज प्रधानमंत्री जी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेता एक, पहल अनेक, महिला से किसान तक, गरीब के कल्याण।